नरेंद्र मोदी ने जो योगी जी के लिए बातें कही अच्छी, वो उन्होंने मेरे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री ने नहीं। आज भी एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की माँ 2.5 कमरे के गांव के मकान में, जो टूटा कच्चा पक्का मकान है, उसमें रहती है। अपनी जेब से 250 रुपये खर्च करिए, एक सैफरन भगवा टावल लेके आइए, तौलिया लेके आइए, मेरी सीट पे लगा दीजिए। भगवा त्याग का रंग है, वो मुझे रोज याद दिलाएगा कि मैं अपने लिए कार खरीदने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। ये कैसे कि कॉर्पोरेट छोड़कर अचानक से रुचि जागी कि मुझे बुक लिखना है, और बुक भी एक देश के सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बुक लिखो। एक आध बार मठ में मिला उनसे, मठ को देखा उनको कैसे, ये मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले बता रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ पे क्या हो रहा है, एक आदमी आ रहा है, मेरी स्कॉलरशिप नहीं है, मेरा ये नहीं है, क्योंकि जैपनीज इंसेफेलाइटिस का टीका नहीं है, क्योंकि अस्पताल की हालत चरमरा रही है। मुलायम सरकार में, अखिलेश सरकार में बाबा वहाँ बैठ गए और काम हो जा रहा है। तो वो जो ये तो अद्भुत व्यक्ति है। इसके बाद और ये सब सोचते सोचते वो मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब तो लिखना ही लिखना है। कुछ ही समय पहले की बात है, मीडिया में बड़ा नैरेटिव रहा लोकसभा चुनाव के बाद की अमित शाह और योगी जी की बन नहीं रही है मोदी जी और योगी जी की बन नहीं रही है। उन्होंने क्या कहा, मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरे मुख्यमंत्री भी योगी था। ऐसा उन्होंने किसके लिए कहा है? उन्होंने कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी। हाँ। चिल्ला चिल्ला के बोला यूपी प्लस योगी, जनता ने कहा उपयोगी। ऐसा उन्होंने किसी मुख्यमंत्री ने कहा है? उनके गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा रखा है। आप परिवार से भी मिले, योगी आदित्यनाथ जी के परिवार से मिले, उसके पीछे की क्या कहानी और क्या लगा? जब मैं उनके परिवार में गया, जो पता लगा, उनकी माताजी ने बताया कि स्कूल से आके वो गाय चराने जाता था। अब आपको जो गौ प्रेम है वो यहाँ से पता लगता है ना। उनके पिताजी फॉरेस्ट में गार्ड थे, फिर बाद में फॉरेस्ट रेंजर हुए। उनके 7-8 भाई बहन थे। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आज भी उनका स्पर्श याद है। उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरा ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। किताब अगर मैं आपके दर्शकों को दिखाऊं तो इसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये हिंदी में भी है। ये देखिए ऐसे दिखती है। अब फिल्म ये कहाँ से दिमाग में आया और इसमें है क्या? हर व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि कैसे एक फॉरेस्ट गार्ड का बच्चा उत्तराखंड से उठ के वहाँ से 800 किलोमीटर दूर गोरखपुर में जाके एक मठाधीश बनता है, फिर गोरखपुर से उठ के लखनऊ आता है, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है और वहाँ से इतना सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बनता है। तो वो जो कहानी है, मुझे लगता है वो जन जन तक जानी चाहिए। कई लोगों से मैंने कहा उस समय भी कि बड़े लीडर की पिक्चर बड़े पर्दे पे देखी। बिल्कुल। बीते दिनों नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर लगे। तो थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला कि राज परिवार से भी कुछ ताल्लुक, उनके सबके इष्टदेव हैं, उनके कुलगुरु हैं गोरक्षनाथ। तो आधा नेपाल तो वहाँ पे मठ है इनका। हिंदुत्व का झंडा अगर नेपाल में कभी भी आएगा तो उनकी तो कुलगुरु ही गोरक्षनाथ। आपने बड़े नजदीक से कुंभ देखा है, तो मैं भी कुंभ में लगभग 10 दिन रह के आया, लेकिन एक वर्ग था जो वर्ग लगातार कुंभ को लेके ऐसी टिप्पणी कर रहा था कि भाई वहाँ का पानी बहुत गंदा है, वहाँ जो स्नान करके आया वो बीमार पड़ गया। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ से पहले, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आगरा के कार्यक्रम में कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ। 64 करोड़ लोग 2024 के इलेक्शन में वोट करते हैं और 66 करोड़ लोग कुंभ में चले जाते हैं। तो एक है तो सेफ है, सीधे दिख रहा है। तो वो तो बोला था, जो बोला था वो दिख रहा है। बिल्कुल। तो जिनकी जलनी उनकी जलेगी बहुत जोर से। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में से 5 लोग गए। अगर वो बीमारी लेके आते तो पूरा भारत बीमार होकर इस समय मर चुका होता। वो तो हर आदमी रिचार्ज हो गया है भाई। बिल्कुल। एक संत जो कि चीफ मिनिस्टर बने और एक शख्स जो कि कॉरपोरेट से निकलकर एक लेखक के तौर पर आज अपनी पहचान बना चुके हैं। आज हमारे साथ आयुध की इस चर्चा में मौजूद हैं शांतनु गुप्ता जी। शांतनु जी, आपका आयुध में बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक शख्स की एक मठ से निकलकर एक सूबे के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी है, और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, वो खुद एक कॉर्पोरेट कल्चर से निकलकर आज लेखक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आप भोपाल आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में भोपाल से ही करूंगा कि पहले कभी आपका भोपाल आना हुआ है, लेकिन इस बार काफी समय बाद भोपाल आना हुआ और आप लोगों से बात हो रही है, आपके दर्शकों तक पहुंच पाएंगे, इसके लिए बहुत हर्ष है। शांतनु जी, सीधे सीधे मैं पहले योगी जी पे तो बहुत सारा कंटेंट आपको सुनते ही रहते हैं लोग। मैं व्यक्तिगत आप पे आऊंगा कि कैसे कि कॉर्पोरेट छोड़कर अचानक से रुचि जागी कि मुझे बुक लिखना है, और बुक भी एक देश के सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बुक लिखना, और कैसे आप? देखिए, मैं एकदम से कॉर्पोरेट नहीं छोड़ा। मैंने करीब 30 साल की उम्र में कॉर्पोरेट छोड़ा। 30 साल की उम्र में आप कम से कम 7-8 साल नौकरी कर चुके होते हैं। सीधे इंजीनियरिंग के बाद मैंने नौकरी करी और माँ सरस्वती की कृपा से मैं कॉर्पोरेट में काफी शेड्स पे जल्दी पहुंच गया। तो जब मैं नौकरी छोड़ी थी, मैं स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक में नौकरी करता था
बैंक में, वहाँ के एक स्विट्जरलैंड के बैंक में करता था। मैं अपने दोस्तों से बोलता था मेरा स्विस बैंक अकाउंट है, क्योंकि मेरा सैलरी का अकाउंट वहीं हुआ करता था। क्रेडिट स्विस एक बैंक है वहाँ पे, उसमें काम करा करता था। तो तब तक जो अपना भौतिक जगत है उसकी एक तरह से पराकाष्ठा हो चुकी थी। मतलब क्या होता है, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब के अच्छे होटल, ये सब हमने यूरोप में घूम लिया था अपनी मेहनत से, अपनी सैलरी से। बहुत छोटे परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, और मैंने अपने माँ बाप, तब तक मेरा विवाह हो चुका था, अपने सास ससुर सबको स्विट्जरलैंड भी घुमा दिया। तो एक ऐसा लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई भाई, सबके लिए अच्छा कर दिया। तो और मैं नॉर्मली जो वीकेंड्स में कुछ तो सामाजिक कार्य करता था, समय होता है आपके पास, लेकिन एक समय में वो सामाजिक कार्य ने मुझे सक कर लिया। मैंने कहा इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है। वो 5 दिन तो ऐसा लगता है कि बोझा है भाई, किसी ने वो सैलरी दे रहा है तो जाना है ना। तो हम लगता है अगर अपने युक्ति है, दिमाग है, तो उसे कहीं और लगाएं। उसे इस व्यक्ति को पैसा कमाना, वो क्या पैसा कमा रहा है और हमें थोड़ी सैलरी दे रहा है उसको, तो लगा कि अपना कुछ करना चाहिए। तब मैं फिर यूके चला गया पढ़ने, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने। मैंने कहा ढंग से करते हैं बिल्कुल, इसको अब करा जाए तो ढंग से करा जाए। मेरी तो इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की पढ़ाई थी। तो मैं करीब 30 साल की उम्र में पढ़ने गया, मास्टर्स करने, बिल्कुल प्रॉपर यूके गया। 1 साल मैंने मास्टर्स करा। मेरे साथ वहाँ बड़े वो बड़ा फेमस कॉलेज है, बड़े फेमस विद्यार्थी थे। उनमें से एक विद्यार्थी कोस्टारिका के प्रेसिडेंट बन गए, कोई वर्ल्ड बैंक में बन गए, कोई यूनिसेफ में जुड़ गए। फिर वापस आया, मैंने बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं में काम किया। सीधे मैंने किताब नहीं लिख दिया, मैंने एनजीओज में काम करा, बड़ी यूनिसेफ में, वर्ल्ड बैंक में, नांदी फाउंडेशन में, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में। फिर करीब 13-14 जब मोदी जी का कैंपेन शुरू हो चुका था, तब मैं बाबा रामदेव से जुड़ा, और मैंने उनका कैंपेन, जो वो मोदी जी के लिए कैंपेन करते थे, अगर आपको याद हो, 2013-14 में उन्होंने बहुत जोर का कैंपेन किया। कई जगह पे तो रैलियां भी की, बिल्कुल बड़ी ऑलमोस्ट वो एक पॉलिटिकल रैली की तरह। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा, मैं पतंजलि वापस नहीं जाऊंगा जब तक। तो उनका जो भी ट्विटर पर लिखते थे, फेसबुक पर लिखते थे, वो मैंने टीम बनाई थी कि संत को किस तरह से एक सोशल मीडिया का बैकअप मिले, कि वो इतनी अच्छा काम कर रहे हैं, वो आवाज, वो 1 लाख लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आवाज 10 लाख लोगों तक पहुंचे, ऐसी। तो वहां से शुरू हुआ सामाजिक राजनीतिक काम, और फिर 16-17 में कुछ कार्यक्रम करे, और 16 के आसपास मेरी एक आध किताब आई उत्तर प्रदेश की, जो बुरा हाल है उसके ऊपर, जो मायावती ने उनका बुरा हाल किया है, जो मुलायम ने बुरा हाल किया है। वो किताब चर्चित हुई, उसमें थोड़ा विवाद भी हुआ। मैंने अखिलेश के सारे घोटाले डाले उसमें। उसी समय मैंने जब किताब आई तो चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका था 17 का। तो ऐसे ही जैसे मैं किसी शहर में पहुंचा, वहाँ योगी जी की रैली थी। मेरी रैली देखने की बहुत आदत है, मैं बहुत रैली में कईयों 100 रैली देख चुका हूँ। जाता हूँ रैली में खुद, थोड़ा ऐसा चुपचाप जाके, आम आदमी, उससे पता लगता है कि हो क्या रहा है वहां पे ना, जनता कैसे आ रही है, बुलाई गई है, आ रही है, क्या अंतु है, ताली बोली जा रही है कि ताली बज रही है। तो देखिए टीवी में तो उतना दिखता है, लेकिन इधर भी कुछ होता है और इधर भी कुछ होता है। साइड में चढ़ कौन रहा है, किसने माला बनाई, किसने किसके पैर छूते, आपको पॉलिटिकल माहौल पता लगता है। तो मैं रैलियों में मेरी जाने की बहुत आदत है। मैंने राहुल गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर, नरेंद्र मोदी से लेकर, योगी आदित्यनाथ की कई 100 रैली सबकी अटेंड करी। तो मैं रैली, मेरे जिस शहर में होता हूँ रैली होती है, तो मेरा सबसे बड़ा शौक है जरूर रैली में ले चलो। तो मैं रैली अटेंड करी। इस व्यक्ति तो अद्भुत है, क्योंकि रैली में देखना और टीवी में सुनने में बहुत फर्क होता है। टीवी में अच्छे होते थे, वो मजा आता था सुनने में, टीवी में आपको 10 मिनट 12 मिनट होता है, और रैली में पूरा उनका आना, चाल डाल, बोलना, लोगों से कनेक्ट करना। और फिर मैंने थोड़ा ट्रेस करा उनको, एक आध बार मठ में मिला उनसे, मठ को देखा उनको कैसे, एक वैसी आम आदमी की तरह, ज्यादा किसी की पहचान से फोन करा के नहीं, लेकिन बड़ा सहजता से मिल पाया। जिस तरह से वो मठ में कंडक्ट कर रहे थे, ऐसा ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है। ये मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले बता रहा हूँ। मैंने कहा वहां पे क्या हो रहा है, एक आदमी आ रहा है, मेरी स्कॉलरशिप नहीं है, मेरा ये नहीं है। मैंने कहा इनसे क्यों कह रहे हैं आप, मुख्यमंत्री से कहें। मैंने लोगों से पूछा, कह रहे सुनता कौन है, ये व्यक्ति तो अपनी सरकार चला रहा है। तो वो जो लगा, ये व्यक्ति तो अपनी, वहां पे पूरे मतलब स्टेनो बैठे हैं, लेटर लिखा जा रहा है। मैंने कहा ये तो ऑफिस है, ये तो ऐसा लग रहा है, मतलब वो एमपी तो थे ही, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बहुत बड़ा ज्यादा काम लग रहा था। मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब डीएम को कॉल लगाओ, भाई इनका काम है, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, इनका केस क्यों नहीं लिखा गया, इनकी जमीन का क्या चल रहा है। और किसी ने नहीं सुना लेटर से, तो ऐसा हल्का सा बाबा का फोन जाता था, अच्छा अब लेटर से नहीं चुनेंगे, मतलब आना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, वो जाके धरना देना, धरना भी नहीं, बैठ जाते थे बस। वो बैठते तो 1000 लोग बैठ जाते। तो डीएम कहता था कि डीएम गंदा दिखेगा ना, और काम क्या है, स्कॉलरशिप नहीं मिली बच्चे, कोई काम ठेका पट्टा नहीं है, छोटा नहीं है, तो उस आदमी के लिए तो बहुत बड़ा ना। उसका विधवा पेंशन नहीं मिल रही है उस बेचारे को, उसका तो जीवन ही उसी 2000 रुपए से चल रहा है। सही बात। तो उसके लिए अगर सोचो, एक मुख्यमंत्री एक विधवा पेंशन के लिए वहां 10,000 लोगों को बैठ जा रहा है, क्योंकि जैपनीज एंसेफेलाइटिस का टीका नहीं है, क्योंकि अस्पताल की हालत चरमरा रही है। मुलायम सरकार में, अखिलेश सरकार में, बाबा वहां बैठ गए और काम हो जा रहा है। तो वो जो था, ये तो अद्भुत व्यक्ति है। इसके बाद और ये सब सोचते सोचते वो मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब तो लिखना ही लिखना है, मतलब मैं तो वैसे भी लिखने की सोच रहा था। वो मुख्यमंत्री बनते ना बनते वो अलग बात है। मैंने कहा अब तो मुझे कवर फेस भी मिल गया। बिल्कुल। तो फिर मेरा टाइटल भी हुआ, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। एक साधु जो
मुख्यमंत्री बन गया। आपने तो अपनी उसमें पुस्तक में 17 तारीख का भी जिक्र किया है जब जी शपथ लेने के लिए पहुंचे जी थे। जी जी तो क्या आपने इतनी बारीकी से उस पुस्तक में लिखा है कि कैसे गंभीर रहते हुए वहां पे अमित शाह भी मौजूद हैं मंच पे? तो मतलब उस वक्त आपके क्या भाव थे? क्योंकि मैं जब बुक के बारे में पढ़ रहा था और बुक को देख रहा था, पढ़ रहा था, जी तो एक अंदर से रोंगटे खड़ा करने वाला वो लग रहा था हम्म, कि कैसे एक संत जिसके परिवार में कभी स्थिति ये थी कि जब वो संन्यास नहीं लिया था तो जी जी बड़ी परिस्थितियों से गुजरे और आज जी एक देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम हैं। जी तो जी वो क्या माहौल था, क्या लगा देखिए, था आपको? जितनी भी अटकलें थी उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। हाँ, उसमें नाम थे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम था, स्वतंत्र देव जी का नाम था, मनोज सिन्हा जी का नाम था। कुछ कुछ चैनल कह रहे थे कि मनोज सिन्हा तो बन ही जाएंगे, वो तो पूजा करने, जो भी होता है हुँ, अटकलों में। और भाजपा में आजकल होता भी है। मोदी शाह की भाजपा में पता ही नहीं लगता है कि किसी क्या चल रहा नाम है? मीडिया में कुछ और आते हैं और और बन कोई और जाता है। बिल्कुल, तो इनका तो नाम कहीं था ही था नहीं, ही नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं था। फिर जब बाद में पता लगा, मेरी जानकारी हुई हुँ, कि इनको विदेश जाना था हुँ, एज ए एमपी बहुत सारे दौरे होते हैं। हुँ, तो इनका पासपोर्ट, सुषमा जी उस समय, सुषमा जी हमारे बीच नहीं विदेश है यार, मंत्री। सुषमा जी विदेश मंत्री थी। तो सुषमा जी के यहाँ से पासपोर्ट वापस आ गया। तो इनको बड़ा हुआ कि यार पूरा मन कहीं ब्राजील से जाना था, हुँ, कोई एंटी टेरर या ऐसी कोई मीटिंग थी। हुँ, तो उनके यहाँ से पासपोर्ट वापस आ गया कि आपका नहीं जाना है आपको। हुँ, तो इनको थोड़ा लगा कि भाई मन बन चुका है, क्यों नहीं जाना है। क्यों तो नहीं बात जाना? करा, नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है कि आपको यहीं रहना है, आपका उत्तर प्रदेश में। तो इनको लगा कि भाई क्या है ये, क्यों उत्तर प्रदेश में यहीं रहना है। और फिर ये अपना नॉर्मल दिल्ली गए और दिल्ली से वापस आ गए। फिर अमित जी का कॉल आया इनके पास। तो योगी जी के पास, उन्होंने कहा कि आप एक बार भेंट करते हैं, मिलते हैं। उनका मैं तो गोरखपुर चला गया। अरे आप कैसे गोरखपुर चले गए, आपको तो यहाँ रहना था। क्या, मुझसे किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तो रात हो गई, चॉपर नहीं चल पाएगा, मैं सुबह सुबह अपना चॉपर भेज रहा हूँ। अमित जी ने अपना चॉपर भेजा, उनको बुलाया, उनसे बात हुई, उनको बताया क्या है। सीधे वहां से बात होके एक फोटो है अमित जी का ऐसे करके दोनों का, देखा हाँ, होगा आपने। दोनों का बिल्कुल। हाँ, वो उसी उस बैठक के दिल्ली का फोटो है वो। अच्छा, दिल्ली का फोटो है वो। हाँ, दिल्ली में जब ये चर्चा हो गई, हाँ, हाँ, अमित अमित जी ने इनको बता दिया हुँ, कि तो एक तरह से अमित जी का चयन है। हुँ, और फिर नरेंद्र मोदी जी का चयन है ही। हाँ, अमित जी ने कम्युनिकेट करा और फिर वहीं से सीधे वो लखनऊ गए। और जब उतरे तो उन्होंने गॉगल लगा रखे थे, बिल्कुल, सबने देखा, ब्लैक क्लास। सबने उस फोटो का विन डीजल से कंपेयर करा। उनकी उनकी आदत है हाँ, गॉगल्स लगाने की। और उससे उतरे और तब सबको पता लग गया कि हुँ, योगी आदित्यनाथ अगर लखनऊ आ रहे हैं ऐसे हाँ, करते तो इसका क्या मतलब। क्या मतलब? सही और बात। उसके अगले दिन ही विधायक दल की बैठक हुई, उनको नेता चुना गया। और वो तो उस समय विधायक भी नहीं थे, हुँ, फिर बाद में एमएलसी बने और उन्होंने एमपी पद का त्याग करा और उनकी शपथ हुई। उसके बाद वो जब पार्लियामेंट गए तो उन्होंने अपनी पार्टिंग स्पीच दी, बड़ी फेमस स्पीच है, आप लोग सुनिएगा उसको। बिल्कुल, ज़रूर। जब उन्होंने आखिरी स्पीच दी अपनी पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से 1 साल छोटा हूं और अखिलेश यादव से 1 साल बड़ा हूं, मैं दोनों लड़कों के बीच में आ गया। क्योंकि उस समय दोनों लड़कों ने साथ में, उनका था बिल्कुल, यूपी के लड़के, ऐसे चुनाव हाँ, कैंपेन था। हाँ, तो मैं दोनों लड़कों के बीच में आ गया, मतलब ये लोग तो कुछ नहीं कर पाए, मैं मुख्यमंत्री बन गया। हुँ। इस तरह से उनका मुख्यमंत्री का सफर 2017 का शुरू वही हुआ। जो अभी आपने कहा कि जब अमित शाह जी का एक तरह से चयन है योगी हम्म, आदित्यनाथ जी, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले की बात है, मीडिया में बड़ा नैरेटिव रहा जो लोकसभा चुनाव हम्म, की बात की हम्म, अमित शाह और योगी जी की बन नहीं रही है मोदी जी और योगी जी की बन नहीं रही है, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए, मतलब ऐसी ब्रेकिंग देखिए, न्यूज। इसको इसको दो तरह से देखते हैं। हाँ, एक तो राजनीति में नेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, हुँ, ये स्वाभाविक है, हाँ, अगर नहीं होगी तो मुझे चर्चा का विषय है। हुँ, 2014 की 2014 में चलते हैं। हुँ, जो पार्टी की तरफ से नाम था वो लालकृष्ण आडवाणी जी का था। नरेंद्र मोदी, सबको पता है स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी का नाम ऐसे स्वाभाविक रूप से नहीं था। नहीं था, हाँ, लेकिन हाँ, चर्चा पूरे देश में नरेंद्र मोदी की थी। नरेंद्र मोदी सबको चल पता रही था थी, अगर चुनाव को जिता सकता है तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल, चुना सकता है। जो पिछले 2004 और 2009 का इलेक्शन था वो हार चुकी थी हुँ, पार्टी, और उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी चेहरा थे। हुँ, उन्होंने इस पार्टी को बनाया, किसी उसमें कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हुँ, अब शायद उनका रेलेवेंस नहीं रहा था। हुँ, तो एक तरह से एक आपस की हेल्दी कंपटीशन हुआ और नरेंद्र मोदी जी को नेता घोषित किया गया और उनके संघर्ष में चुनाव लड़ा। तो आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नेताओं में नहीं है, ये कहना झूठ होगा। हुँ, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा इस स्तर की है कि इसका इससे टकराव है, उसका उससे टकराव है, वो बिल्कुल झूठ बात। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। 2021 में, मतलब हुँ, 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से 1 साल पहले कोरोना चरम पे था उस हुँ, समय। हुँ, 5 जून को योगी जी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है। हुँ, तो अमूमन बर्थडे पे ये मोदी जी का ट्वीट आता है हाँ, किसी में, इस पे ट्वीट नहीं आया। तो मीडिया में देखिए आपस में तनातनी है, तनातनी, बर्थडे का विश तक नहीं करा।
ठीक है, हो गया, चल गई पूरी रात तक डिबेट हो गई हर चैनल पे, अरे योगी योगी योगी, उसमें 4 PM पे चैनल बन गए, सब बन गया, पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, योगी तो गए और ये लड़ाई वो लड़ाई। बिल्कुल। बाद में शाम तक आया कि उन्होंने फोन पे बात करी है, कोरोना का समय, वो किसी को विश नहीं करना, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है कि भाई वहां पे कोरोना में लोग परेशान है और आप यहाँ पे हैप्पी बर्थडे ट्वीट बोल कर रहे रहे हैं। हैं, बिल्कुल। तो इसलिए उनको फोन से बात करके दे दिया, शाम तक आए, वो पूरा गुब्बारा फुस हो गया। हाँ। कि अब क्या करें भाई, देखिए ये कोई मतलब, अगर मैं कहूँ थोड़ी उपहास की भाषा में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है ना, अरे मैं ट्वीट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। भाई अगर ये नेता है, बड़े बिल्कुल। सम्मानित नेता है, इनको जिम्मेदार नेता है, अगर जिसको हटना होगा वो हटा दिया जाएगा, जिसको बनना वो बना दिया जाएगा। हाँ। उसमें ये सब ट्वीट नहीं करूंगा, बर्थडे नहीं विश करूंगा, ये मजाक नहीं चलेगा वहां। बिल्कुल। लेकिन ये कमेंट्री कितनी मतलब हास्य पैदा करने वाली है, पहली बात। फिर ये तो चला नहीं मामला, कि तो शाम तक एक्सप्लेनेशन आ गया पीएमओ से। फिर थोड़े दिनों बाद आया हाँ, फिर थोड़े दिनों बाद आया कि यूपी बीजेपी का जो पेज है, उसके फेसबुक पेज का जो बैनर होता है, उसमें मोदी अमित शाह की फोटो नहीं, और सच में नहीं थी फोटो। तो फिर अगर देखो योगी ने हटवा दी, फोटो हटवा दी, ये 2-3 महीने बाद चला, सितंबर में चला करीब, फोटो हटवा दी, फोटो हटवा दी। मैं उस बालक को जानता था जो फेसबुक मैनेज करता, मैंने कहा भाई मुझे भी लगा अटपटा, मैंने कहा ये तो होना चाहिए। तो वो कह रहा सर तो 6 साल से पेज ऐसा ही है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर हमारे यहाँ अध्यक्ष, संगठन मंत्री, 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, तो पेज ऐसा भरा भरा हो जाता है, सबके छोटे छोटे चेहरे, तो हम प्रदेश के उसके फोटो लगाते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने तो सर वो कभी फेस देख, कभी वो पेज ही नहीं देखा होगा कभी ध्यान से, वो तो जो प्रदेश अध्यक्ष है और संगठन मंत्री वो चलाते हैं। तो मान लिया सुनील मनसर जी तो अमित शाह जी खास आदमी है, सुनील मनसर जी ने पेज हटवाया गया नहीं, तो पता है वो वैसे ही बनता था वो पेज। वो फिर मैंने कहा सारे पेज डालो, तो उन्होंने 6 साल के सारे पेज डाले कि भाई ये पेज है, सब में ऐसा ही था, केवल अध्यक्ष बदलते गए, बाकी पेज ऐसा का पैसा था। तो जो आगे अभी हटवा दिया, अभी हटवा दिया, वो भी नैरेटिव गढ़ा गया। तो मैंने कहा ऐसे मजाकिया नैरेटिव इनको, देखिए अगर आपको मैं कैसे घेरूंगा, आपका काम अच्छा नहीं है तब घेरूंगा, लेकिन हमको निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या काम खराब किया, योगी ने क्या काम खराब किया, तो वो तो निकालना पड़ता है। इन लोगों में झगड़ा है। आज तो हर राज्य के व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारा सीएम योगी जैसा, हमारा सीएम योगी जैसा, तो उनको कुछ झगड़ा निकालना पड़ेगा। अरे इनका योगी से झगड़ा है, इसका मोदी से झगड़ा है, इसका अमित शाह से झगड़ा है। मतलब नरेंद्र मोदी ने जो योगी जी के लिए बातें कही अच्छी, वो उन्होंने मेरे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कही। उन्होंने क्या कहा है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरे मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ है। ऐसा उन्होंने किसके लिए कहा है? उन्होंने कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी। चिल्ला चिल्ला के बोला यूपी प्लस योगी, जनता ने कहा उपयोगी। ऐसा उन्होंने किसी मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट बना दिया है। मतलब एक एक उनके लिए पूरी कहावतें गढ़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो योगी आदित्यनाथ के लिए कहावतें कही हुई है। उनके गले में हाथ डाल के एक फोटो खिंचा रखा है, तो वो उन्होंने ऐसे हाथ करके फोटो खिंचा रखा है। तो ऐसा तो उन्होंने किसी मुख्यमंत्री के साथ, उनके खुद के प्रदेश के सच में मुख्यमंत्री, वो फोटो भी काफी, तो वो क्यों चाहेंगे, वो क्यों चाहेंगे भाई योगी आदित्यनाथ जैसा कद्दावर नेता ढीला हो? ऐसा नरेंद्र मोदी क्यों चाहेंगे? तो देखिए वही है। लेकिन जब आपको कोई कहानी नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, टीम में आपसी फूट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ख्याल से वो ज्यादा लंबी वो नैरेटिव चल नहीं पाएगा। आपका जो पहली पुस्तक, पहली नहीं दूसरी पुस्तक बोलेंगे, द मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर, उसको भी आपने जो फ्रेम किया है, तो पहले चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद फिर बचपन, हमने उल्टी लिखी है वो बिल्कुल। हाँ, तो उसके पीछे की क्या कहानी और क्या लगा? और उसमें आपने बहुत सारी चीजें, जैसे आप परिवार से भी मिले, योगी आदित्यनाथ जी के परिवार से मिले, तो पहले पुस्तक पे आएंगे फिर परिवार वाले। पुस्तक इसलिए पहले मैंने सीधी लिखी थी किताब, सीधी मतलब क्रोनोलॉजिकल, कि वो उनका जन्म हुआ, वो कॉलेज गए, फिर उन्होंने संन्यास लिया, फिर वो एमपी बने और वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनके बचपन की कहानियां इतने से, वो 4 पेज थे, 5 पेज थे। मैंने कहा बड़ा अजीब लगेगा कि स्टार्टिंग में 4 पेज है, क्योंकि उनके बचपन के बारे में पता ही नहीं है किसी को। बहुत जानकारी, तो 8 पेज हो गए, बहुत जानकारी ले तो 20 पेज हो गए। तो जो आखिरी चैप्टर है वो खूब फैट, ये मोटा चैप्टर, तो मैंने कहा इसको उल्टा कर देते हैं। तो किताब शुरू होती है, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मुख्यमंत्री की शपथ से होती है। मुख्यमंत्री की शपथ से वो पीछे जाती कैसे कैसे वो मुख्यमंत्री बने, मतलब जिसे हम मूवी की लैंग्वेज में फ्लैशबैक, मूवी पे बाद में आएंगे, मूवी की लैंग्वेज में उसमें फ्लैशबैक बोलते हैं, तो वैसे लिखी। देखिए उसमें जो सबसे आनंदित करने वाला था वो था उनके परिवार से मिलना, क्योंकि जो बाकी जानकारी थी वो तो थोड़ी सी पब्लिक डोमेन में थी। मैंने उसको और खोद के निकाला, वहां के लोकल किस्से निकाले। गोरखपुर में जब वो आए तब क्या हुआ, उनका विरोध क्या हुआ। खासकर देखिए योगी आदित्यनाथ का जो जीवन राइज ऊपर हो रहा है, वो कब हो रहा है, जब सरकारें मुलायम की हैं, जब सरकारें मायावती की हैं, जब सरकारें अखिलेश की हैं, जब करंट अपोजिट है, जब धाराएं विपरीत है, तब ये व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है। जब 4 का इलेक्शन और 9 का इलेक्शन भाजपा बुरी तरह से हार जाती है, तब योगी आदित्यनाथ जोर से जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि उनका एक अपना वोट है, पार्टी का तो वोट बैंक है ही जोर से। 14 में जाके तो और बम्पर जीत हुई। तो वो व्यक्ति कैसे जीत रहा है वहां पर, तो वो मुझे लगा क्या इंटरेस्टिंग है। खासकर जब मैं उनके परिवार में गया, जो पता लगा, उनकी माता जी ने बताया कि स्कूल से आके वो गाय चराने जाता था। अब आपको जो गौ प्रेम है वो यहाँ से पता लगता है ना। वो व्यक्ति सोचो 8 साल का बच्चा कौन गाय चराने जाता है, वो भी एक
उनके पिताजी फॉरेस्ट में गार्ड थे, फिर बाद में फॉरेस्ट रेंजर हुए। उनके 7-8 भाई बहन थे, छोटे से घर में रहते हैं वो, आज भी उसी घर में रहते हैं उनकी माता जी। पिताजी का तो 1.5 साल पहले निधन हो गया, आनंद सिंह बिष्ट जी का। माता जी आज भी उसी घर में रहती हैं, पर जिसके आखिरी आधे किलोमीटर में, पौने किलोमीटर आप बाइक भी नहीं चला सकते, इतना वो पहाड़ी रास्ता है, नीचे जाके पैदल चल के जाना पड़ता है। आज भी एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की माँ 2.5 कमरे के गांव के मकान में, जो टूटा कच्चा पक्का मकान है, उसमें रहती है। उनसे मिलने आया तो हम लोग बिल्कुल भावुक हो रखे थे, अरे ये यहीं पे रहती है, मुझे लगा ये सेकंड घर हुआ, नहीं यही घर है वो। फिर उनके पिताजी से कहाँ मिले, उनके पिताजी कोटद्वार से आ रहे थे, हमने उनकी गाड़ी पे हाथ धो के उनको ऐसे बिठा लिया कहीं पे, एक कैंटीन भी नहीं है, ऐसी छोटा सा वो पान की दुकान या ग्रोसरी की दुकान है, परचून की दुकान के आगे हम कुर्सी डाल के बैठे रहे 2.5 घंटा, एक मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ हम परचून की दुकान पर बड़े स्वाभाविक रूप से बैठे रहे। बहुत सारे किस्से सुनाए उन्होंने, बहुत सारी कहानी सुनाई। अंत में जो उन्होंने कहानी सुनाई वो भावुक करने वाली भी है और विश्वास दिलाने वाली भी है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा तो वही आपका घर है? तो उन्होंने कहा, देखिए मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा वो घर है। मैं फॉरेस्ट में था, मेरे फॉरेस्ट वाले ने ऊपर नीचे का बहुत पैसा कमाया, सबके देहरादून में बड़े बड़े बंगले, वहां का सबसे बड़ा शहर देहरादून है, सबके देहरादून में बड़े बड़े बंगले हैं। मतलब किसी ने कुछ वुड बेची होगी, किसी ने कोई शेयर मार के बेचा होगा, जो भी करा होगा। मेरा तो वो जो मकान है 2.5 कमरों का, वही मेरा मकान है। और फिर वो रुक गए, फिर मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, मुझे आज भी उनका स्पर्श याद है। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरा ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। और वो भावुक हो गए, उनकी आवाज चोक हो गई। जब भी मुझे याद आता है मुझे अजीब लगता है कि मेरा ईमानदार मुख्यमंत्री, और मुझे आज भी ना गूंजती है उनकी आवाज। आनंद सिंह बिष्ट जी तो नहीं रहे, पतले से थे, बड़े मजाकिया थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, और यही बात पूरे यूपी में गूंजती है आज। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, उनका विरोधी भी कुछ भी इल्जाम लगा ले, ये नहीं कह सकता भ्रष्टाचार कुछ भी यार। हाँ, तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री। बल्कि किस्सा भी है, जो पहली फाइल आई उनके पर, उन्होंने कहा कौन सी कार खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा भाई कार क्यों खरीदनी है, पिछली कार का क्या हुआ? नहीं सर, परिपाटी है, मायावती जी ने हमें 1 करोड़ की लैंड रोवर दिलवाई, अखिलेश जी आए तो उन्होंने 7 करोड़ की मर्सिडीज की हमें एसयूवी दिलवाई, तो नया मुख्यमंत्री नई कार। उन्होंने कहा क्यों नई कार? नहीं सर, नया मुख्यमंत्री नई कार। उनका पुरानी कार हो क्या? सर वो तो है, लेकिन नया मुख्यमंत्री नई कार। तो ये थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं, ऐसी इनको जब बात समझ में नहीं आती कि भाई ये क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा, आपको पैसा खर्च करने का बहुत मन कर रहा है, आप फिर अपनी जेब से 250 रुपये खर्च करिए, एक सैफरन भगवा टावल लेके आइए, तौलिया लेके आइए, मेरी सीट पे लगा दीजिए। भगवा त्याग का रंग है, वो मुझे रोज याद दिलाएगा कि मैं अपने लिए कार खरीदने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाऊं, मेरे लोग इतने वैभवशाली हो सके कि वो कार खरीद पाए, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। अब ये एक मुख्यमंत्री कह सकता है, नहीं तो यूपी के 7-8 लाख के करोड़ के बजट में 7-8 करोड़ की कार का मतलब 0.0001% भी नहीं है। हमें, हमारे लिए 7 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यूपी के 7-8 करोड़ के बजट में एक कार सैंक्शन करना, वो भी जो परिपाटी चली आ रही है, हेडर भी बना हुआ उसका, ठीक है, मुख्यमंत्री कार करके पास हो जाता। बिल्कुल। लेकिन इसलिए उत्तर प्रदेश बदला है क्योंकि एक एक चीज को देखा गया, एक एक चीज को देखा गया। तो ये जो सन्यासी मुख्यमंत्री है, इसका जो प्रभाव है पिछले 8 साल से, और 25 तारीख को अभी उनका 8वां साल कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। आपने वो पुस्तक लिखी, फिर उसके बाद अब फिर से ये अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये कॉमिक फॉर्म में बच्चों के लिए, इस पे तो आपका रिकॉर्ड भी बना है कि 51 स्कूलों में आपने ये किताब, अगर मैं आपके दर्शकों को दिखाऊं तो इसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये हिंदी में भी है। ये देखिए ऐसे दिखती है किताब। देखिए पहला पेज भी खुला तो कौन सा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि वो एबीवीपी में थे। तो इस किताब का मकसद ये था, इस किताब की उत्पत्ति एक ट्वीट है, किसी माता ने कहा कि ये तो बच्चों को बहुत प्रेरणा देने वाली हो सकती है, आप मतलब इसको कॉमिक क्यों देते हैं, ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं। तो मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन चित्र कौन बनाएगा? फिर मुझे प्रयाग से एक बालक मिला, उन्होंने बनाया, और ये किताबें मेरी वो जो ओरिजिनल किताबें हैं उनसे ज्यादा प्रख्यात हो गई। इसको मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉन्च किया है, इसको मैंने इंडियन एम्बेसी में लंदन में लॉन्च किया है, इसका मैंने 51 स्कूलों में योगी जी के 51वें बर्थडे पे लॉन्च किया, और वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया 2 साल पहले मैंने किया। तो हाँ, इसमें एक तरह से आपको पूरा चित्रण आ जाता है। पढ़ते समय आपको अपने आप सोचना पड़ता है, ये आपके लिए सोच देता है। इसमें आपको है बच्चा कैसा है, बात क्या कर रहा है, कैसी तस्वीरें हैं, पिताजी कैसे हैं, बात क्या, और ये परिवार कैसा है, कैसे घर में रहते हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं। तो ये आपको एक तरह से स्टोरी बोर्डिंग हो गई है इसमें, तो और आनंद आता है। इसके पीछे बहुत सारी पजल्स हैं, गेम्स हैं योगी आदित्यनाथ पे, उनकी चरित्र को जानने के लिए, इसलिए बच्चों में। और ये मुझे याद है जब मैं तमिलनाडु गया इसका लॉन्च करने, वहाँ पे एक हॉल में 1000-1500 लोग आ गए जब मैं इसकी साइनिंग के लिए किताब बुक स्टॉल में हम जाते हैं, मतलब वो किताब का बुक स्टोर 8 बजे बंद हो, उसको 1 घंटा और खोलना पड़ा क्योंकि 80-90 लोग आ गए। नॉर्मली किसी बुक स्टॉल में 10-15 लोग बुक साइन कराने आते हैं, 80-90 लोग आ गए, उसका स्टॉक खत्म हो गया, सबको 5 किताब खरीद रहा है, कोई 10 किताब खरीद रहा है। तमिलनाडु चेन्नई में जब भाजपा की कोई प्रेजेंस नहीं है, योगी आदित्यनाथ की किताब खरीदने 100-150 लोग चले आते हैं, ये अद्भुत था। बिल्कुल ऐसी भीड़ हैदराबाद में इकट्ठी हो जाती है, ऐसी भीड़ केरला में इकट्ठी हो जाती है, तो वो अद्भुत था। तो इसे इंग्लिश में लिखने का ये फायदा है कि साउथ की बहुत सारी जनता योगी आदित्यनाथ के बारे में जान पाए। बिल्कुल। 2 पुस्तकें, फिर उसके बाद अभी मैं सोशल मीडिया पे पोस्टर देख रहा था, पुस्तकों में तो सब
आपने डाल दिया है योगी आदित्यनाथ के बारे में। जो यूपी के लोग हैं वो थोड़ा बहुत जानते थे, चूंकि सांसद रहे हैं और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो पुस्तकों के माध्यम से आपने पूरे देश को बता दिया कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ हैं क्या। अब फिल्म ये कहाँ से दिमाग में आया और इसमें है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने उसका मोशन पोस्टर फिल्म का लॉन्च कर दिया है। देखिए, बहुत समय से लोग कह रहे थे भाई किताबें अगर 1 लाख लोग पढ़ते हैं तो मूवी 5 करोड़ लोग देखते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ का जीवन लोगों को इंस्पायर करता है, उसको प्रेरित करता है कि गांव में रहने वाला एक फॉरेस्ट गार्ड का बच्चा जाके मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसने बीएससी एमएससी करी इंग्लिश विदा से और एक गुरुकुल की परिपाटी नाथपंथ की इतनी शुद्ध परंपरा में जाके योगी बन गया, नाथपंथी साधु बन गया, कनफटा साधु बन गया। उसके बाद वो 5 बार सांसद रहता है, 19 साल तक सांसद रहता है और इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये जर्नी है, ये पॉलिटिकल जर्नी नहीं है, ये इंस्पिरेशनल जर्नी है कि अगर आपने मन में ठान ली तो आप भी मुख्यमंत्री हैं, आप भी योगी हैं अगर आपने मन में ठान ली। ये वो कहानी है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी, ये प्रेरणा की कहानी, ये भारत की कहानी, ये भारत के संन्यास की कहानी, भारत की कर्मठता की कहानी। उसमें बहुत सारे विघ्न आए, उन पर जानलेवा हमले हुए। बिल्कुल, आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी और पूरी टीम ने जानलेवा हमले करे लिया था। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उन्होंने गोरखपुर को कैसे सुधारा, जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब तक उन्होंने, और वही गोरखपुर को जैसे सुधारा वही अब पूरे उत्तर प्रदेश को कर रहे हैं। वो जो पूरी कहानी है, मुझे लगता था वो जन जन के पास आनी चाहिए। हर व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि कैसे एक फॉरेस्ट गार्ड का बच्चा उत्तराखंड से उठ के वहां से 800 किलोमीटर दूर गोरखपुर में जाके एक मठाधीश बनता है, फिर गोरखपुर से उठ के लखनऊ आता है, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है और वहां से इतना सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बनता है। तो वो जो कहानी है, मुझे लगता है वो जन जन तक जानी चाहिए। हम उसे साउथ की सारी भाषाओं में डब कर रहे हैं पिक्चर को, मेरे ख्याल से कुछ समय में पिक्चर आनी चाहिए। तो बड़ा आनंद रहा उसे आने में। उसमें परेश रावल हैं, उसमें नरवा हैं, उसमें आनंद जोशी हैं जो योगी आदित्यनाथ का किरदार प्ले कर रहे हैं। तो बड़ा आनंददायी रहा सफर। आप लोग जब थिएटर में जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब आप सर की पुस्तकें पढ़ेंगे तो पुस्तकें पढ़ने के बाद आप कहानियों में डूब जाते हैं। यहाँ तो आप मूवी आएगी तो देखेंगे देश का रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, ये तो है कि भाजपा का चुनाव कहीं पर भी हो पूरे देश में, भाजपा का एक स्टार प्रचारक तो लगभग अब तय रहता है। मैं तो एक बार कर्नाटका की एक रैली, मैंने कहा आपको रैलियों जाने की शौक है, मैं कर्नाटका की एक रैली में गया जहाँ पे बतायत लोगों को हिंदी नहीं आती थी। तो मुझे कहा इतनी भीड़ सुनेगी कैसे। तो जैसी मैं अपने किसी मित्र के साथ, मुझे भी कन्नड़ा नहीं आती है, अपने किसी मित्र के साथ गया, मैंने ट्रांसलेशन में पूछा, मैंने कहा भाई से पूछो खड़ा क्यों है, बाबा जुड़ जुड़, मतलब मुझे देखना है बाबा को बस। बताइए आप। तो उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है योगी इतना, वहां पे कोई ट्रांसलेटर भी नहीं खड़ा था। तो अपने मित्र से थोड़ा पूछ रहा था, थोड़ा इधर समझ रहा था, किससे पूछ रहा था, और वो पूरा खुश था, उसे कोई दुख नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब इस तरह का कल्ट व्यक्ति का पैदा हो जाए, तो मुझे लगता है इस लोकप्रियता को बताना। देखिए, योगी आदित्यनाथ की 17 से आज तक की कहानी 25, वो मोटा मोटा सबको पता है। वो आप न्यूज में देख रहे हैं, आप अपने डिजिटल चैनल में भी आ रही है, वो तमिलनाडु में भी आ रही है खबर, वो केरला में भी आ रही है खबर। लेकिन उनका जीवन क्या था, उनका बालकाल का जीवन क्या था। वो भी कॉलेज गए, वो कॉलेज में पैंट शर्ट पहनते थे, उनके साथ के सहपाठी थे, लड़के लड़कियां थे, उनके प्रोफेसर थे, टीचर थे। उनका वो क्या, वो सन्यास कैसे ले लिया। एक व्यक्ति जो गॉगल्स लगाने का बड़ा शौक उनको बचपन में भी था, अरे वाह, तो गॉगल्स लगा के एक आदमी है, कभी बैंडाना पहना हुआ है, वो व्यक्ति को ऐसा क्या हो गया और संयोग क्या था, कैसे मिले वो अपने गुरुजी से, क्या कॉन्टेक्स्ट था कि 800 किलोमीटर दूर वो सन्यासी महंत अवैधनाथ वहां चले जाते हैं। तो ये जो पूरा है, मुझे लगता है ये मूवी सबसे चर्चित, सबसे बड़ा माध्यम है, लोगों का एक तरह से इमेजिनेशन को कैप्चर करती है मूवी, इसलिए मुझे लगता है इसे बड़े पर्दे, मतलब छोटी सी किताब अब बड़े पर्दे। रिसर्च तो आपने काफी गहरी की है, तो मुझे लगता है मूवी भी अब आपकी जिस तरीके से बेस्ट सेलर्स रही हैं सारी बुकें, इन्होंने इतिहास बनाया है, तो मूवी भी जरूर इतिहास ही बनाएगी। आप लोग सब जाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि कई लोगों से मैंने कहा उस समय भी कि बड़े लीडर की पिक्चर बड़े पर्दे पे देखिए। बिल्कुल। इसमें जैसे ही मैं पुस्तक के बारे में आ रहा था तो चर्चा कर रहा था अपने मित्रों से, तो एक चीज देखने को मिली कि लोगों को योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन गोरख पीठाधीश्वर जो है, वो गोरखनाथ पीठ के और गोरखनाथ संप्रदाय के, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि अभी बीते दिनों नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, वहां योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर लगे। जब थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला कि राज परिवार से भी कुछ ताल्लुक है। वो क्या कहानी कुछ ताल्लुक नहीं, बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, जो गोरखनाथ परंपरा है वो भारत की प्राचीनतम परंपराओं में से है। वो एक पूरा योग परंपरा है, जैसे पतंजलि योग परंपरा है, ऐसे गोरखनाथ की पुरानी योग परंपरा है। जो नाथ पंथ है, आता कहां से है? शिवा का एक नाम है आदिनाथ शिवा। वो जो आदिनाथ शिवा, जो आदि योगी हैं जिन्होंने योग के सूत्र दिए, वहां से परंपरा चली आती है।
उसमें गुरु गोरक्षनाथ आते हैं, मत्स्येंद्रनाथ आते हैं, फिर जो उनके रिसेंट गुरु हैं गुरु दिग्विजयनाथ आते हैं, महंत अवैधनाथ आते हैं। गुरु दिग्विजयनाथ कौन है? जिन्होंने राम मंदिर का मूवमेंट स्टार्ट किया। महंत अवैधनाथ कौन है? जिन्होंने राम मंदिर की जितनी भी कमेटी उसका अध्यक्ष रहे। और अब राम मंदिर कब बन रहा है? जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बड़ी एस्थेटिक परंपरा है, बड़ी ट्रेडिशनल परंपरा है। इसकी जो कुछ आपको अगर वेशभूषा से देखें तो कन फटे होना, और इनका कान यहाँ से नहीं छिदता है, कन फटा यहाँ से होता है, और बड़ी थोड़ी सी मार्मिक सी मतलब देखने में नॉर्मल संसारिक लोग तो एक सुआ से लेके बिल्कुल यहाँ घुसा देते हैं, खून आता है बिल्कुल तेल से, सरसों के तेल से उसको एक तरह से एंटीसेप्टिक किया जाता है। और गुरु सेवा करता है उन दिनों, ये बड़ी प्यारी परंपरा है। गुरु सेवा करता है अपने शिष्य की उन दिनों, जब तक उसका कान, कोई दवाई कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती, पक जाए कान चाहे कुछ हो जाए, उनकी अपनी औषधियां हैं, उनसे ही उसका उपचार करना होता है। इस पीठ के साथ दो बड़ी आनंद की बातें हैं। एक तो ये पीठ राजनीति में है काफी समय से, दूसरी ये पीठ समाज सेवा में जरूर जुड़ती है। केवल उनका मानना है केवल जो मठ है वो केवल धर्म के लिए लीवर नहीं है, वो समाज के कार्य के लिए भी लीवर है। तो अगर वो खिचड़ी भोज कराएंगे तो उसमें हर जाति का व्यक्ति आएगा। जातिवाद के विरोध ये मठ है। पहली बार महंत अवैधनाथ ने राजा डोम के साथ, डोम राजा पता होंगे जो काशी विश्वनाथ में शवों को जलाने का काम करते हैं, कोई उनके साथ खाना नहीं खाता है, उनके साथ खाने की, डोम राजाओं के साथ खाने खाने की परंपरा शुरू करी तो गोरक्षनाथ पीठ ने करी। फिर योगी आदित्यनाथ ने उसको बढ़ाया, अलग अलग मतों के, पंथों के, अलग अलग संप्रदायों के मंदिर बना के वहां का जो व्यक्ति है, जहां पासी है, कोई निषाद है, उसको पुजारी बनवाया। तो ये पुरानी परंपरा है, तो ये एक बहुत सुंदर बात है। दूसरा, सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रोल है। मठ के कम से कम 40 से 45 बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन गोरखपुर में, मतलब 5,000 बच्चों का स्कूल, 4-5,000 बच्चों का कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, नॉर्मल मेडिकल हॉस्पिटल, 400 बेड का हॉस्पिटल। तो मठ के बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो, उसको योगी आदित्यनाथ 22 साल की उम्र से मैनेज कर रहे हैं। 22 साल में उनको स्पिरिचुअल बैटन मिल गई, मतलब कि अब से तुम छोटे महंत हो, और 26 साल की उम्र से उनको पॉलिटिकल बैटन मिल गई। तो 98, 99, 2004, 2009, 2014 ये इलेक्शन जीते उन्होंने। तो इधर उनकी एक राजनीतिक परंपरा चल रही है, इधर उनका सामाजिक कार्य चल रहा है। ये और उनकी बीएससी की ट्रेनिंग है। ये सारी ट्रेनिंग के साथ जो व्यक्ति है वो है योगी आदित्यनाथ। हम तो क्या 2-3 स्पीच सुनते हैं, हाँ योगी जी को आता होगा, जब ये बने ना तो ये वाले तो घंटी बजाने वाले पुजारी, इनको क्या आता होगा। पहले महीने में पता लग गया वो ये व्यक्ति है कौन। मतलब एक बार मुझे याद है, मैं भी था उस मीटिंग में, मुझे भी पीछे, मैं डॉक्यूमेंट के लिए बैठा था, कुछ किताब लिख रहा था, तो मैं उनसे कुछ समय मांगा था। तो उन्होंने कहा आप मीटिंग में आइए, देखिए क्या चल रहा है। सारे मंत्री बैठे थे, पूरी कैबिनेट बैठी थी। तो एयरपोर्ट पर डिस्कशन आया, तो सेक्रेटरी ने कुछ बोला, हमारे एयरपोर्ट काम है। फिर अगले 5-10 मिनट योगी आदित्यनाथ बोले, हाँ वहां पे वो बोइंग का प्लेन उतर सकता है, वो एयरफोर्स के अंदर में, इसका टर्मा कितना है, उसका ATS एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये कौन है? तो पीपल डिडंट रियलाइज कि भाई 19 साल से व्यक्ति पार्लियामेंट में था। पार्लियामेंट में उन्हें हर बार नेशनल एवरेज अगर 100 क्वेश्चन का है तो 300 क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्ति। अगर नेशनल एवरेज 40 डिबेट का है, इसकी 50 डिबेट है इस व्यक्ति की। अगर नेशनल एवरेज एक प्राइवेट मेंबर बिल का है, इनका 3 प्राइवेट मेंबर बिल है। इनकी अटेंडेंस 80, 85, 90% है, जहां राहुल गांधी की अटेंडेंस 40%, इनकी 80% है। अखिलेश यादव की अटेंडेंस पिछले 33% नहीं थी, फेलियर वाली थी, इनकी 80-85% है। तो ये व्यक्ति 19 साल जो पार्लियामेंट में इन्होंने अपने आप को तपाया है, मतलब लाइब्रेरी में जाके क्या, तो लाइब्रेरी में बुक इशू करा के पढ़ रहे हैं। तो व्यक्ति ने अपने आप को ट्रेन करा है फील्ड पे भी और संसदीय प्रणाली में भी। तो ये व्यक्ति जब आता है तो बिल्कुल कुंदन निखरता है। हाँ। तब में वैसा व्यक्ति गोरखपुर का मठाधीश भी है और वो मुख्यमंत्री भी है। जो नेपाल वाली का, हाँ नेपाल वाली, तो आपने सुना होगा गोरखाली। हाँ। गोरखे, वो आता कहाँ से? गोरक्षनाथ, उनके सबके इष्ट देव हैं, उनके कुलगुरु हैं गोरक्षनाथ। तो आधा नेपाल तो वहां पे मठ है इनका। गोरक्षनाथ की बहुत जगह मठ है पूरे भारत में, अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान जहाँ तालिबान है वहां भी गोरक्षनाथ मठ है, और साउथ में बड़े बड़े मठ है गोरक्षनाथ के। तो इसलिए इतनी पुरानी परंपरा, आप कहीं जाएंगे लोगों के नाम में जहां भी आपको नाथ दिखे, बीच में नाथ दिखे, एंड में नाथ दिखे, उनका अभी का या प्राचीन या अभी का मॉडर्न टाइम का नाथ परंपरा से संपर्क है। तो जहां भी हिंदुत्व का झंडा अगर नेपाल में कभी भी आएगा तो उनकी तो गुलगुरु ही गोरक्षनाथ है। बल्कि मैं आपको एक बहुत बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। आपने वो शब्द सुना है, गोरख धंधा है? गोरख धंधा तो नेगेटिव वर्ड है बिल्कुल, यार क्या गोरख धंधा चला रखा है तुमने। उसकी उत्पत्ति, वो गोरख धंधा कभी नहीं यूज करना चाहिए शब्द में, वो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। वो कैसे है? गोरक्षपीठ के जितने संत हैं वो मैंने बताया राजनीतिक लोग रहे हैं अधिकतर, तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत काम लिया। और वो किनको मदद करते थे? जितने भी गरम दल के लोग थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो बंदूक में विश्वास रखते थे। सदगुरु नाम क्या हुए, चंद्रशेखर, बोलो नाम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो जितने भी जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो बंदूक में विश्वास रखते थे, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो भगत सिंह हो, उनको सप्लाई करते थे ये इक्विपमेंट। कैसे करते थे? अंग्रेजों के चुरा के।
बताइए। तो जो ट्रेन उस एरिया से पास होती थी उसकी पूरी लूट मचती थी और उसको ले लेते। तो अंग्रेजों ने कहा ये कौन है, उनका सर गोरक्षनाथ वाले हैं, इनका गोरख धंधा बंद करो। तो वहां से शब्द आया। तो गोरख धंधा मतलब अंग्रेजों की राइफलें चुराना और उनको स्वतंत्रता सेनानी को देना। तो वहां से शब्द हुआ। इसलिए किसी भारतीय को गोरख धंधा इस्तेमाल नहीं शब्द नहीं करना चाहिए। वो गोरख धंधा हमारे फेवर में था, अंग्रेजों के लिए गोरख धंधा था। बिल्कुल। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आहुति थी। गोरख धंधा, गोरख धंधा तो पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। तो वहां से आया। इसलिए जो गोरक्षनाथ की पीठ है वो धार्मिक पीठ भी है और वो एक तरह से राजनीतिक और सामाजिक पीठ भी है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने जैसे पुस्तक लिखी तो उसके बीच में आप गोरखपीठ में रिसर्च करने के हिसाब से भी गए, तो वहाँ क्या क्या माहौल रहता था, क्या तपस्या रहती थी? देखिए वहाँ पे बड़ा सुंदर माहौल रहता था। कभी आप लोग जाएं, पीठ बड़ा आसान हो गया अब तो। वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ कई ट्रेनें जाती हैं, सुंदर सड़क मार्ग हैं। सब लोग को एक बार गोरक्षनाथ आश्रम जाना चाहिए। वहाँ पे जो मुख्य है, वहाँ पे धुनी जलती रहती है। वहाँ की एक तरह से मुख्य चीज़ है वहाँ की धुनी, जो प्रज्वलित होती रहती है। फिर गुरु गोरक्षनाथ की पीठ है वहाँ पे। फिर दिग्विजयनाथ जी की, महंत अवैधनाथ जी की, सबकी पीठ है वहाँ पे। बड़ी सुंदर है। लेटे भीम की एक बड़ी सी स्टैचू है। तो ऐसा माना जाता है कि भीम किसी विवाह में, किसी कार्यक्रम में, शायद जब युधिष्ठिर का अभिषेक था उसके लिए गुरु गोरक्षनाथ जी को बुलाने आए थे, तब का एक प्रकरण आता है। तो वो एक भीम की लेट, बड़ा अद्भुत लगता है कि भीम की क्यों लेटी हुई मूर्ति है गोरक्षनाथ पीठ पे। तो वो प्रकरण आता है। तो बड़ा अद्भुत है वहाँ पे जाना। वहाँ पे भजन संध्याएं होती हैं, वहाँ पे प्रवचन होते हैं, वहाँ पे खिचड़ी भोज होता है। बहुत सारे धर्म, सारे मत पंथों के लोग, जातियों के लोग एक साथ खिचड़ी खाते हैं। वहाँ का जब भी आप जाएंगे तो आपको पेड़ा और मीठी लस्सी दिया जाता है। वहाँ की पुरानी परंपरा है। तो बट बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। बिल्कुल। चूंकि समय का अभाव है तो एक प्रश्न जो आपसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बड़े नजदीक से कुंभ देखा है। मैं भी कुंभ में लगभग 10 दिन रह के आया हूँ, लेकिन एक वर्ग था जो वर्ग लगातार कुंभ को लेके ऐसी टिप्पणी कर रहा था कि भाई वहां का पानी बहुत गंदा है, वहां जो स्नान करके आया वो बीमार पड़ गया, और तरह तरह की बातें कि वीआईपी घाट बने हुए हैं, वीआईपी कल्चर चल रहा है। एक घटना हो जाती है, दुखद घटना है, सीएम उसके बाद खुद मॉनिटरिंग करने लगते हैं। तो असल में कुंभ में ये जो कहानियां फैलाई गई, इनके पीछे का क्या था और वास्तविक कुंभ में क्या था? देखिए कुंभ, योगी आदित्यनाथ ने कुंभ से पहले, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आगरा के कार्यक्रम में कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ है। 64 करोड़ लोग 2024 के इलेक्शन में वोट करते हैं और 66 करोड़ लोग कुंभ में चले आते हैं। ये आपको अद्भुत लग रहा है? लग रहा? क्यों अद्भुत है ये? वो 64 करोड़ लोग के इलेक्शन में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी मशीनरी है, बिल्कुल। और आपको वोट करने कहाँ जाना होता है? अपने घर के आधा किलोमीटर बस। यहाँ पे कहाँ आना है आपको? कुंभ पहुंचना है। आपको तमिलनाडु से कुंभ पहुंचना है, आपको आंध्रा से कुंभ पहुंचना है, आपको महाराष्ट्र से कुंभ पहुंचना है, आपको महाराष्ट्र से, बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से कुंभ पहुंचना है। कितनी मेहनत का काम है? आपके घर से वोटिंग डालना और आपके यहाँ से कुंभ जाना। उसमें जा रहे हैं 64 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं, इसमें 66 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं। तो एक है तो सेफ है, सीधे दिख रहा है। तो वो तो बोला था, जो बोला था वो दिख रहा है। तो जिनकी जलनी है उनकी जलेगी बहुत जोर से। फिर 64 करोड़ लोग में से 24 करोड़ लोग मात्र भाजपा को वोट करते हैं, सरकार बनती है। लेकिन अब 66 करोड़ लोग में क्या इनका पॉलिटिकल डिसीजन बदलेगा क्या? जब वो योगी मोदी की तस्वीर देखेंगे तब देखेंगे ना, योगी बाबा खुद स्नान कर रहे हैं, योगी बाबा संतों के पास पैदल चल के जा रहे हैं। योगी बाबा ने इतनी भव्य कर रखी है कि आप वहां पे संतों की सुनो भी, और शाम को वीआर का चश्मा लगा के कुंभ भी देखो। शाम को कैलाश खेर के गाने भी सुनो। मतलब आपका एक इसे कहते हैं आध्यात्मिक मनोरंजन भी है। आप वहां बागेश्वर धाम की कथा भी सुन रहे हैं। मतलब भाग दौड़ता। मैं तो 7 दिन के लिए गया था वहां पे, और एक हफ्ते के लिए गया था, 1 महीने में लौट के आया। वहां से जाने का मन ही नहीं करा, वापस आके मुझे तो वापस चले जाऊं। तो इतना सुंदर कुंभ था, तो इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं कैसे खराब करूं? अच्छा तो मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा। अच्छा वो वीआईपी कल्चर बहुत, तो प्रधानमंत्री को चला के भेज दें। मतलब प्रधानमंत्री चल के जाएंगे तो खुद के लिए भी दिक्कत कर देंगे, और बाकी लोग फोटो लेने लोग वहां पे भागदौड़ मच जाएगी। आप किसी भी वीआईपी को सड़क पे चला ही नहीं सकते ना। एक्टर जो भी फेमस व्यक्ति है उसको सड़क पे चला नहीं सकते, उसको किसी व्यवस्था से ले आना पड़ेगा, और वो भी केवल एक घाट। 25 सेक्टर में से एक सेक्टर में एक घाट, बाकी 25 सेक्टर में घूमिए ना आप, कौन सा रोका? तो देखिए आपको अगर आपकी बुराई करनी है तो कुछ भी करता, अरे सफेद कमीज क्यों पहन के बैठे हैं आप, कुछ भी बोल दूंगा, उसका कोई तर्क तो है नहीं। दूसरी व्यवस्था, पानी गंदा है, बीमार हो गए लोग। भाई 66 करोड़ लोग नहा के गए, मैं 31 दिन में कम से कम 50 बार नहाया। अगर ये 66 करोड़ लोग में बीमार होता ना, कोरोना 2 फैल जाता भारत में। हर घर में आदमी है, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में से 5 लोग गए। अगर वो बीमारी लेके आते तो पूरा भारत बीमार होकर इस समय मर चुका होता। वो तो हर आदमी रिचार्ज हो गया है भाई। बिल्कुल। जो 10 लाख कल्पवासी हैं, जो 66 करोड़ लोग हैं, जो वहां की एनर्जी लेके आए, वहां की दिव्यता लेके आए, वो दिव्यता तो पूरे भारत में फैल गई। ये तो नेशनल रिचार्ज हो गया भारत का।
तो लेकिन जिसको नहीं निकालना है वो तो निकालेगा, पानी गंदा था, ये हो गया, वो हो गया। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, भूतो न भविष्यते। दोबारा योगी आदित्यनाथ भी चाहे तो पता नहीं भगवान की दया से इतना सुंदर हो पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब 22 साल के थे तब से इन कुंभों में आ रहे हैं। उनके लिए तो उन्होंने बैटल ग्राउंड है ये। वो तो केवल प्रयाग नहीं, वो हरिद्वार का, नासिक का, उज्जैन का, सारे कुंभों में आ रहे हैं। उनके लिए तो ये मतलब बचपन की चीज है। और उसको 30 साल से इस कुंभों को देख रहे हैं, तो उनके अंडर में जो कुंभ होगा वो तो दिव्य होगा ही होगा। तो उसको कैसे मैं डाउन करूं ये खबर, लेकिन वो कहानी किसी ने सुनी नहीं सुनी, वो सुनी नहीं। वो आप रील आफ्टर रील आफ्टर रील, अभी भी कुंभों की रीलें चल रही है, अभी तक चल रही है, कुंभ खत्म नहीं हुआ। हाँ। कुंभ खत्म हो गया, उसकी रीलें नहीं खत्म हुई। बिल्कुल। कुंभ तो दिव्य था। बिल्कुल, शांतनु जी ने बड़े विस्तार के साथ हमें बताया कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य करने का तरीका है, वो तरीका कहीं न कहीं गोरखपीठ जो है वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग पूर्व में ही हो चुकी थी, क्योंकि अब वो राज्य को चला रहे हैं तो उसी तरीके से चला रहे हैं जिस तरीके से वो अपने पीठ को चलाते थे। और भी कई सारी बातें शांतनु जी ने बताया कि मूवी आ रही है, तो आपको भी ज़रूर वो मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को लेके हर किसी के मन में क्यूरियोसिटी रहती है। उनकी सिस्टर्स के वीडियो आते हैं, लोग देखते हैं। तो आपको और विस्तार से अगर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानना है तो सर ने जो मूवी पे मेहनत की है, आप लोग सभी जाइए। और साथ ही साथ आप इस पॉडकास्ट को जरूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना, क्योंकि आदित्यनाथ जी के बारे में, महंत आदित्यनाथ जी के बारे में सभी को पता होना चाहिए। और इतनी गंभीरता के साथ, इतनी सरलता के साथ सर आपने बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आयुध के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।